अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोगों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और वन वर्ल्ड शो के अंदर एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तमाम पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं, अक्सर व बेशतर मुझे फ़ीडबैक तो मिलती रहती है, जिसमें पीजे मीर का भी किया था, अंसार बर्नी साहब का किया है, इसके अलावा परिजात के लोगों को किया और शो बिज़नेस से लेके पॉलिटिकल लोग, तमाम लोगों के पॉडकास्ट करते हुए आ रहे हैं। आज का भी पॉडकास्ट जनाब बहुत, मैं कहता हूँ कि यकीन करेंगे कि मैं ख़ुद शो बिज़नेस से ताल्लुक़ है मेरा, एक्टिंग भी करता हूँ, गाने भी, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी, सब। पर इन साहब ने मुझे बोल्ड आउट कर दिया है। बोल्ड आउट इस लिहाज से किया है कि इन बंदे के अंदर एक ख़जाना छुपा हुआ है जो कि इनको ख़ुद नहीं पता है कि ये कितने बड़े ख़जानची आदमी हैं और ख़जाना लेके घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ आप लोगों को मिलवा ही देता हूँ ऐसी बात पे। बदर गाज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? पहले अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सभी देखने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी देख रहे हैं सबको। बदर साहब, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि पाकिस्तान में भी एक ऐसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि अपने अमल और अपनी जो कहते हैं ना कि एक वैल्यूज़ को, उसके पीछे से हटते नहीं है। सर, आपको तो पहले तो एक सलूट है और हम आगे चल के बात भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी कि बदर खान साहब है क्या चीज़ बेसिकली। बदर खान साहब, पहले तो ये बताइए सर, आपके कितने सिबलिंग्स कितने हैं, आपके कितने बहन भाई हैं और कहाँ से ताल्लुक़ है? हम 4 भाई हैं जी, एक बहन है हमारी। तो पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, लाहौर में रह रहे हैं। तो दीपालपुर है उकाड़ा के साथ एक छोटा सा शहर। अच्छा, उकाड़ा के पास? जी, उकाड़ा के पास, वहाँ पर हमारा छोटा सा एक गाँव है। तो आप बेसिकली जो है पले बड़े उसी एरिया में? जी, वहीं पर पला पढ़ा, वहीं पर जवान हुआ। असल जो आपकी बचपन की यादें हैं जी, वो दीपालपुर के साथ एक छोटा सा गाँव है लद्देवाल। लद्देवाल जी, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। अच्छा अच्छा, वहीं पर रहे। अच्छा बदर भाई, क्योंकि जो जिस जॉनरा में आप हैं, जिस फील्ड के अंदर हैं आप, उसमें ऐसा तो नहीं है कि बाहर ममालिक में बच्चा कहता है डैड आई वांट टू बी एक्टर, तो कहते हैं अच्छा, वो उसको लेके जाते हैं, माँ बाप उसको साथ ले आके उसकी तरबियत करवा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। आपके क्या ख़ानदान में या बहन भाइयों में या किसी में कोई फ़नून लतीफ़ा से था ताल्लुक़? जी, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी का भी। मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब एक मस्जिद के इमाम थे। मेरे जितने बड़े हैं पीछे बुज़ुर्ग हैं, उनका तालीम से, तदरीस से, मस्जिद से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, पूरी 7 नस्लों में सिर्फ मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ जी। 7 नस्लों? 7 नस्लों में कोई आर्टिस्ट नहीं, मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, और ये जो फाइंड आउट कब हुआ आपको कि यार ये मैं तो किसी और मकसद, देखें आर्टिस्ट इंसान बनता नहीं है, हाँ जी, गॉड गिफ्टेड होता है। दुनिया का हर काम आप सीख कर सकते हैं जी, लेकिन आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता? नहीं होता। यार देखें आप, ये आज का पॉडकास्ट में मुझे इतना मज़ा आने वाला है क्योंकि यही बातें मैं लोगों को भी बातें करता हूँ। ये डीप लोग जो होते हैं ना, वो ये बातें कर रहे होते हैं। सर, तो जब आपको कब फाइंड आउट हुआ कि बदर खान साहब को दुनिया में जो भेजा गया है कोई और मामलात के लिए भेजा? अभी हम छोटे ही थे, 3री-4थी क्लास में होंगे। तो स्कूल में आपको याद होगा, हमारे यहाँ जुमेरात को स्कूल में बज़्म अदब हुआ करता है। अच्छा, तो हमारे स्कूल में भी होता था। तो बज़्म अदब में कोई बच्चा तकरीर सुना रहा है, कोई नात सुना रहा है, कोई लतीफ़े सुना रहा है, मैं सब कुछ करता था। अच्छा हाँ, यानी तिलावत भी करता था, फिर नात भी सुनाता था, फिर लतीफ़े भी सुनाता था, तकरीर भी करता था, सब। यानी क्लास में उसी वक्त से ही यानी अपनी क्लास में स्टार था। अच्छा, कि सब कुछ मैंने करना है। तो वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई था? जी, हाई था। मतलब शर्माते नहीं थे आप? असल में अब्बा को देखा लोगों के सामने खड़े होते हुए, स्टेज पर खड़े होते हुए, उनको तकरीर करते हुए, उनको वाज करते हुए, ये हम बचपन से देख रहे थे। तो वो जो एक तरह की वो पंजाबी में कहते हैं झाका खुल जाना, जी जी, वो हमारा बचपन से ही खुला हुआ था। अच्छा, कि भाई लोग आते हैं हमें सुनने के लिए। अब्बा को आते हैं इतनी जो हमारे अब्बा जब जुमा पढ़ाया करते थे तो इर्द गिर्द क्या, हालांकि हमारे गांव में 5 मस्जिदें थी, उसके बावजूद इर्द गिर्द के गांव से लोग अब्बा के पीछे जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे, उनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे।
तो सारी सेटिंग वैटिंग करना और उन्हें देखना लोगों को, तो वो पब्लिक के साथ वो जो लोगों की एक वो थी ना, वो पहले से ही हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। अब स्कूल में अपने हम जमातों के सामने, क्लास फेलोज के सामने कोई वाकया याद है कि कोई बचपन में कोई ऐसी जुगत मारी हो कि लोग लोट पोट हो गए और आपने कहा यार ये बात तो मैंने कुछ अलग ही करी है? नहीं जी, उस वक्त तो जुगत का कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं अच्छा। था, कोई उसके वक्त तो ये भी नहीं पता कि आप जो आपके अंदर जो हंसी मजाक का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो कैसा था? कैसा, मतलब उस जमाने के हिसाब से क्लास के सामने बच्चों को हम लतीफ़े ही सुनाया करते थे। हमें दूर दूर तक जुगत का नहीं पता था कि जुगत किसको कहते हैं, परफॉर्मेंस क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है। लेकिन हम सुना रहे थे कुछ ना कुछ। पर सुनाने का तरीका अच्छा था, लोग हंसते थे, महसूस होते थे। हमारे जो साथी क्लास फेलोज थे, हमारे उस्ताद हमें ज़्यादा यानी इज्जत हमें मिलती थी कि यार ये ज़रा रंगीन हो जाती है। हाँ भाई, उसको बुलाओ ताकि वो सुनाएगा, इसके आने से महफिल रंगीन हो जाती है। ये बचपन से ही चल रहा था। अच्छा, बचपन से ही चल रहा था। और अच्छा, फिर उसके बाद हम चले गए। आपने? नहीं जी, 8वीं क्लास तक हम गांव में पढ़े। अच्छा। उसके बाद जी हमारे ननिहाल चले गए, बहावल नगर। अच्छा। मेरे मामू, मेरे जो ननिहाल है वहाँ पर हैं। असल में वो मेरे मामू दोनों बड़े थे, तो घर में जो हमारी खालाएँ थी वो भी बड़ी थी, तो उनके पास कोई छोटा बच्चा नहीं था। अच्छा। तो हम जाते कभी मिलने के लिए, तो उन्होंने अम्मी से कहा कि भाई हमें बदर साहब को दे दे, हम इनको पढ़ाएंगे भी, तो घर में कभी कभी कोई चीज़ लानी होती। वो थोड़ा शहर से हटकर छोटा सा एक कस्बा वहाँ पर रहा करते थे। तो चले कोई चीज़ वीज़ मंगा ले, हमारी हेल्प हो जाएगी, तो हम इसको पढ़ाएंगे भी। तो मैट्रिक फिर मैं 9th और 10th वो मैंने बहावल नगर की। अच्छा। तो वहाँ पर स्कूल में भी वैसा ही रहा। स्कूल में जो छोटे छोटे ड्रामे हुआ करते थे हम वो भी करते थे, जो मतलब फनून लतीफ़ा से जो मुतालिक चीज़ें हुआ करती थी वो हम फौरन बढ़ चढ़ के करते थे। तो मैट्रिक तक वो हमें ये पता चल गया कि भाई एक स्टेज ड्रामा भी हुआ करता है। अच्छा। जहाँ पर बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं सामने। यानी कि आपने देखा कि यार ये काम है जो मेरे दिल के करीब है। हमारे कज़न तो वो हमारे घर आए, तो वो ना वो VCR का ज़माना था। अच्छा। तो VCR पर ना वो फिल्में लेकर आए, तो साथ वो ड्रामा भी लेकर आए। अच्छा। पहला ड्रामा कौन सा देखा था? पहला ड्रामा मैंने देखा था दीवाने मस्ताने, या इस तरह का नाम था, मस्ताना साहब उसमें हाईलाइट थे। अच्छा, मस्ताना साहब, ठीक है जी। तो वो ड्रामा हमने देखा, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ये तो मेरे करने वाली चीज है। लेकिन अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए? अब 9th 10th चल रही है, ठीक है जी। जैसे ही मैट्रिक का इम्तिहान पास किया ना जी, तो हमने कहा जी हमने तो आगे नहीं पढ़ना। तो हमारे मामू गुस्सा हो गए, क्यों नहीं पढ़ना भाई, हम तो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मगर जी हमारे बस का काम नहीं है, हम तो एक्टर हैं भाई। उन्होंने कहा अभी से तुम एक्टर हो गए। गेस्ट हाउस चल रहा करता था ड्रामा। तो वो रैम्बो साहब वाला वो जो पट्टी बांधते थे माथे पर, जान रैम्बो बन के हम भी शाम को पट्टी बांध कर तो वहां पर फिर रहे हैं, तो अदाकारी कर रहे हैं, उनकी तरह डायलॉग बोल रहे हैं। तो भाई अब मजहबी घराना, बिल्कुल ही उलट चीज। तो भाई भागना ही पड़ा फिर घर से। अच्छा, तो यानी कि लोगों को पता लग गया कि ये बंदा गलत जगह जा रहा है, और आपको आगे अगर वो रोक लेते आप कर नहीं सकते थे? नहीं, कोई लोग इन्वॉल्व नहीं थे। हमारे अंदर हमारा कह रहा था कि घर वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। अच्छा। हम घर से यानी कुछ और करने निकले। अच्छा। अपनी तरफ से घर वालों को ये हमने झांसा दिया। झांसा क्या दिया? उनको बताया कि भाई हम यहाँ पर बहुत पढ़ लिया, देखिए 8वीं तक गांव में पढ़े हैं, फिर एक शहर में भी पढ़ लिया, अब हम लाहौर जाना चाहते हैं, तो वहाँ काम भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। अंदर से हमारा मकसद ये था कि सीधा स्टेज ड्रामों में जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ज़रा इनसे पहले ज़रा तफसील से बात करूँ। सर, आप लाहौर आ गए? हाँ जी। और आपने जो देखा पहला मस्ताना जाकर ड्रामा, फिर आपने कहा यार ये तो मैंने यही करना था और मैंने यही बनना था, फिर क्या हुआ? अब लाहौर आ गए हैं, अब कोई वाकफियत नहीं है, कोई तरीके का पता नहीं है कि क्या तरीका है, किससे मिला जाए। स्टूडियो का इलाका जहाँ अब भी मेरा घर है, तो शाहनूर, वहाँ पर आके ना तो एक दोस्त मिल गए किसी के रेफरेंस से। अच्छा। उनका वीडियो सेंटर था। अच्छा। तो अब उनके वीडियो सेंटर पर हम रह रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। वहाँ VCR पर फिल्में देखते थे, अब यहाँ पर एक ज़ख़ीरा मिल गया। अच्छा। तो अब रात को जब वो चले जाते तो मेरे हवाले होता वो वीडियो, मैं सारी रात ना ड्रामे लगा के अब देख रहा हूँ। अच्छा। अब वो जो थे, जो मेरे दोस्त थे, वो फिल्मी जर्नलिस्ट थे। अच्छा। फिल्मों की खबरें वगैरह एक छोटे से अखबार में वो फिल्मों की खबरें वगैरह लगाया करते।
अब उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि बद्र साहब अपने आने का मकसद तो बयान करो कि भाई किस लिए आप लाहौर तो आ गए हो, एक दोस्त के रेफरेंस से आप मिल भी गए हो, तो अब क्या मतलब क्या करना क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैंने ड्रामे में काम करना है। तो कौन से ड्रामे में, टीवी में या? मैं कहा जी स्टेज ड्रामे में काम करना है। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल काम होता है ये वो, बड़ा एक्सपीरियंस लोग जाते हैं वहाँ पे। मैं कहा जी मुझे वही करना है। तो मुझसे कहने लगे कि देखो एक एक्टर है सरदार कमाल, अच्छा, वो मेरे दोस्तों में से है। अच्छा। तो वो ना स्टूडियो आते हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं। अब मैं कतई तौर पर सरदार साहब को नहीं जानता था। तो ये सरदार साहब का पहली दफा आपने यहाँ सुना था? पहली बार नाम ही यही सुना। अच्छा। हालांकि वो एक स्टैब्लिश फनकार थे तब तक। अच्छा। मुझे मेरे ज़हन में मस्ताना साहब, बब्बू बराल, अमानुल्लाह साहब और सोहेल अहमद साहब थे। ठीक है, जो हमने बड़े जो सरदार साहब का मैंने ड्रामा नहीं देखा था। तो मैंने एक दिन फिर, अब दिन गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा जी वो फिर आपके दोस्त है सरदार साहब, अच्छा, तो उनसे मिलाएं। तो कहने लगे ना यार वो स्टूडियो आते हैं एवरन्यू, उनकी एक फिल्म भी बन रही है मुंडा शरारती, तो चलो वो मैं पता करता हूँ। जिस दिन वो आए ना तो फिर मैं तुम्हारी मुलाकात कर। अच्छा। एक दिन जी सरदार साहब आ गए वहाँ पर, तो वो मुझे लेके उनके पास चले गए। तो उनसे मुलाकात कराई कि जी ये बच्चा है, गांव से आया है, वो मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी गलत हाथों में ना चला जाए, तो इसको ड्रामों में काम करने का शौक़ है, तो आप इसको अपने पास रख लें, शागिर्द बना लें इसको, या इसको ले जाए साथ। तो वो कहने लगे कि हमारे एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही है। उस ड्रामे का नाम था जन्म जन्म की मैली चादर। अच्छा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब और सबसे तवील चलने वाला ड्रामा था, जो एक ही स्टेज पर 2.5 साल तक होता रहा। ओए होए। मतलब इस ड्रामे की ये पहचान थी कि जब लोग लाहौर देखने के लिए आया करते थे तो वो उनकी लिस्ट में होता था कि भाई शाही कला देखना है, बादशाही मस्जिद देखनी है, मीनार पाकिस्तान देखना है, दाता साहब सलाम करना है, और जन्म जन्म की मैली चादर देखना है। अच्छा। प्योर फैमिली ड्रामा। ठीक है। और मतलब के शाम 5 बजे हाउस पैक हो जाता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे उस ड्रामे की रिहर्सल चल रही है। अगले दिन वो आए, अब मैं उनका शागिर्द हो गया हूँ। अच्छा। तो वो मुझे अपने साथ लेकर गए। पहली बार मैंने उस ड्रामे की रिहर्सल पर फिरदौस जमाल साहब को देखा था। अच्छा। बड़ा मैं शौक हो गया, इनको तो मैं टीवी पर देखा करता था। अब जी ड्रामा वो रिहर्सल हो रही है, उसी ड्रामे में एक सीन था, वो था कोठे पर ड्रामा। अच्छा। तवाइफ और कोठा और इस तरह का ना, कि वो ड्रामे के लास्ट पर ना जी एक अवामी अदालत लगा करती थी जी। तो हॉल में से कुछ लोग नारे तमासील थिएटर में ना 2 दरवाजे हैं जहाँ से पब्लिक एंटर करती है। अब सब लोग तो बैक स्टेज से एंट्री करते थे। उस सेगमेंट ये था कि ड्रामे पे ना वो उस वक्त गाने का रिवाज नहीं था, सिर्फ गाना शुरू होता था एक, अच्छा, कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। अच्छा। स्टेज पर ना इतना बोल चलता था, तो वो जो मेन हेरोइन थी वो उनको परफॉर्म करती थी, तो यानी दिखाया गया था कि पब्लिक में से कुछ लोग स्टेज पर आ गए हैं। अच्छा, और उनमें से ये आपका करेक्टर था? ये करेक्टर, वो एक पूरा मजमा था। अच्छा, उस मजमे में आप भी थे? 10-12 लोग थे उसमें। अच्छा। तो उसमें यानी कि जितने सीनियर फनकार काम कर रहे हैं हमारे यहाँ लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ये कल्चर है कि एक सीनियर फनकार के साथ 1-2 लड़के ज़रूर होते हैं जी। उनका काम करने वाले, उनके कपड़े उठाने वाले, या उनके शौकीन जो जिन्होंने आगे चल कर एक्टर बनना है। तो हम वो सभी फनकारों के जितने शागिर्द थे, वो टोले आया बन गए। टोला एक पूरा, तो वो एक नारे मारता हुआ कि बंद करो ये सारा कुछ। तो ये आपकी जिंदगी का सबसे पहला स्टेज सीन था? ये पहली परफॉर्मेंस थी। तो अब ना जी 2.5 साल तक वो ड्रामा चलता रहा। रोज हम यही करते, यानी 9 बजे आ जाते, तो हमारी एंट्री आती रात 1:30 बजे। अच्छा। जाहिर है वो लास्ट का और पैसों का क्या मतलब, उसमें कुछ पैसे मिले थे? नहीं जी, अभी सुनते हैं, उस पैसे की बात है, पैसों की बात मैं आपको बताता हूँ। तो अब जी वो चल रहा है वो ना, कि वो लूस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये नहीं पता कि इस काम के पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। तो ड्रामा लगे को महीना एक गुजरा, तो सब लड़के जितने नारे मारने वाले थे ना, हम जो जुलूस था उनको बुलाया, तो वो प्रोड्यूसर ने हमें 1-1 हज़ार रुपये दिया। अच्छा। तो बड़े खुश हुए हम कि यार बड़े, चलो अच्छी बात है, पहली कमाई। असल में वो थिएटर बड़ा था, नहीं तो स्टार्ट में पैसे नहीं मिलते कितने साल,
सिर्फ वो थिएटर बड़ा था, प्रोडक्शन बड़ी थी, और नाम बड़े थे, बड़े नाम थे, ठीक है ना जी। तो वो हमें 1,000 रुपये 15 दिन का, जैसे 15 दिन का एक्सपेल होता है, जी जी, तो वो मिलना शुरू हो गया। उसी दौरान हमारे मरहूम आर्टिस्ट हैं, अल्लाह करी की रहमत करे, खालिद भट्ट साहब, अब उनकी भी एंट्री लेट आती थी, वो मुंशी जी बने हुए थे, तो वो हमें सारे लड़कों को इकट्ठा करके वो रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिंग के बारे में कुछ बताते थे, टिप्स देते थे। तो एक टिप उन्होंने ये दी कि देखो ये ड्रामा सबसे, लाहौर में 12 थिएटर हैं, 12 थिएटर, अलहमरा भी है, महफिल भी है, अल-फलाह भी है, तो भाई सारे थिएटर्स के ड्रामे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये ड्रामा फिर भी चल रहा होता है और तुम्हारी एंट्री सबसे लास्ट में आती है। हाँ। तुम ऐसा करो, कहीं ना कहीं और काम ढूंढो, वहां पर भी एक एंट्री करके आया करो। अच्छा, उन्होंने ये रास्ता दिखाया, ये रास्ता दिखाया उन्होंने कि भाई वहां भी जाया करो, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो बाहर। बिल्कुल। तो हमने कहा ये अच्छी बात कही उन्होंने। तो हमारे यहाँ एक मशहूर थिएटर है ओपन एयर थिएटर, वो सभी फनकारों का वो अकेडमी है समझे तुम। जिसने ओपन एयर थिएटर ड्रामा नहीं किया और समझे वो फनकार नहीं है। सही है। वहाँ पर खुले के छत नहीं है, ओपन एयर है, और सभी फनकार वहाँ पर काम बड़े बड़े फनकार मैंने सुना वहाँ से वहीं से निकले। जी वहीं से निकले हैं। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर जाओ, तो वहाँ पर ना, अब हम वहाँ पर जाना शुरू हो गए, तो वहाँ भी काम मिला। अच्छा, ना कभी भी नहीं हुई ये बड़ी अच्छी आज तक कहाँ, ये नहीं किसी ने कहा कि चलो भाग जाओ कोई काम नहीं है, नहीं, सब ने काम दिया, चाहे छोटा दिया बड़ा दिया। और आपने कभी ये नहीं सोचा कि छोटा काम क्या, मैं ये छोटा काम क्या करूंगा? नहीं, अब यहाँ पे नारा लगाने वाले से आप स्टार्ट हुए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है। अब हम ओपन एयर थिएटर चले गए, अब वहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। अकबर राय साहब बहुत बड़े नाम था, बड़े बड़े फनकार उनके शागिर्द हैं, उनका एक ड्रामा चल रहा था, पुन्नू की सस्सी लारी अड्डे। अच्छा। अब लारी अड्डे का सेट लगा हुआ है। अच्छा। उस ड्रामे में 300 फनकार थे, यानी आमूमन तौर पर 15-20 लोग, 300, यानी कि लाहौर के थिएटर्स के सभी फनकार ड्रामा खत्म करने के बाद उस ड्रामे में एंट्री करने जाया करते थे, सिर्फ उस्ताद अकबर राय साहब की ऑनर में। कि लारी अड्डे का एक सेट लगा हुआ है जहां पर सस्सी और पुन्नू और हीर रांझा और लैला मजनू आकर मिल रहे हैं। तो उसमें पहली बार मुझे उसमें भी एक ग्रुप आया करता था। अच्छा। 3-4 हिजड़े, 3-4 शीमेल या ख्वाजा सरा आया करते थे। तो मुझे अकबर राय साहब ने कहा कि चलो भाई पहनो कपड़े और बन जाओ, वो तैयार हो जाओ, सब कुछ अपना सामान वगैरह लगा के। अब मैं तैयार होकर ना, तो ऐसे ना आईने के सामने खड़ा हूँ मेकअप रूम में, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बद्र खां ये क्या कर रहे हो तुम? अब्बा तुम्हारे मौलवी हैं, मजहबी घराने से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तो ये तुम लिपस्टिक लगा के और ये सारा सामान लगा के और तुम लेडीज़ बन के ऊपर से टंग बाग, ठीक खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब एंट्री का टाइम आ रहा, करीब आ रहा है। तो अकबर राय साहब से आने वाले आदमी थे, वो मेरी परेशानी को समझ गए। मुझे कहते तुम परेशान लग रहे हो, एंट्री नहीं करना चाहते? मैंने कहा उस्ताद जी, मैं ना मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं है, तो आते ही मुझे आपने ये ख्वाजा सरा बना दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मुझे कहने लगे कि बद्र साहब, पूरी दुनिया में प्लान बी होते हैं, एक्टिंग में प्लान बी नहीं होता। अगर तो तुम्हारे जहन में कोई प्लान बी है और तुम्हें लगता है कि भाई वो मैं कर लूँगा, तो मेरा बच्चा अभी कपड़े उतारो, ये लिपस्टिक उतारो, मेकअप साफ करो और चुपचाप यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर के कोई काम वाम ढूंढ लो, तो सारी ज़िंदगी तुम अच्छी तुम्हारी गुजर सकती है। बस खूबसूरत हो, अच्छे हो, पढ़े लिखे भी होगे थोड़े बहुत, तो तुम्हारा काम चल सकता है। लेकिन अगर तुमने यही काम करना है तो फिर वो रास्ता स्टेज को जा रहा है और तुम्हारी एंट्री में 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनट में तुमने फैसला करना है। मैंने उस्ताद जी की तरफ देखा, नीचे देखा, तो उधर से असिस्टेंट ने कहा, ओ चलो तुम्हारी एंट्री आ गई है हिजड़े होगा। तो मैं भागकर स्टेज पर चला गया। मैं उधर नहीं गया, स्टेज पर चला गया। वो एंट्री हम करते रहे। वो ड्रामा भी कितनी देर चलता रहा। अच्छा। उसमें पहले खामोश, यानी बड़े गुरु के साथ हम उनके चेले बने हुए हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बात कर, फिर डायलॉग्स आए आपके? फिर डायलॉग्स आई, फिर पता चला कि जहाँ स्क्रिप्ट वगैरह इतना नहीं होता, खुद से ही कोशिश करनी पड़ती है। होता है। जी जी। तो पहली बार कोई बात की तो हल्का सा किसी ने की, दोबारा को तीसरी बार कोई ऐसे करके माशाल्लाह। अब यहाँ से आगे फिर बदर भाई आपने तो ऐसा कर दिया बिल्कुल कि इमोशनल हो गया हूँ मैं भी, उस जगह पे पहुँच गया हूँ कि जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई है। थोड़ा सा हमारे पास क्योंकि टाइम पीरियड शॉर्ट होता है तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलते हैं। ये बताएं बदर भाई कि जब फर्स्ट लाफ्टर वो कौन सा आया था जिसकी वजह से आपने स्टेज के अंदर बदर खान का नाम स्टार्ट हो गया था? चल हाँ जी, जैसे अब मैंने बताया कि साइडों पर ड्रामा शुरू हो रहा है, वो चल रहा है ड्रामा। जी जी। तो उमर शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, हमारे उस्ताद, ठीक है जी, वो लाहौर आ चुके थे कराची से, अपना थिएटर बना लिया था, लाहौर थिएटर। अरे हाँ हाँ, ठीक है जी, 420 फिल्में सुपरहिट हो गई, मिस्टर 420 में चार्ली, ये वो सारी थिएटर भी बना लिया अपना। तो मैं उनके पास उस थिएटर में भी गया। अच्छा। वहाँ मुझे एक्टिंग का तो काम नहीं मिला, तो मुझे कहने लगे इफ़ी, हमारा बड़ा मशहूर मेरा भाई है, अपने अब बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अब कराची में होता है, इफ्तिखार इफ़ी, तो हमें उमर साहब के असिस्टेंट का काम मिल गया। ओह, कि इफ़ी अकेला आदमी है तो दो होते हैं स्टेज पे ना, दो विंग्स होते हैं, तो एक और चाहिए लड़का जो इधर एंट्रियां करवा सके। तो मैं उधर उमर साहब का असिस्टेंट हो गया। एक दिन एक आर्टिस्ट मिस हो गया, उमर साहब स्टेज पर जाया करते थे जी। तो एक यानी कि लेडी आई है किसी चैनल से, तो उमर साहब का इंटरव्यू करने के लिए आई है। अच्छा। तो वो जो कैमरामैन था वो साथ साथ फिल्म बना रहा है और वो सवाल कर रही है, और उमर साहब की आपको पता है वो कभी किधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, मस्तियाँ। तो एक दिन वो नहीं आया तो ज़ाहिर असिस्टेंट को जाना चाहिए, यानी हमारे यहाँ ये रवाज है कि जब एक्टर को मिस हो जाए तो उसका रोल जो करता है वो असिस्टेंट करता है। अच्छा। तो अब मैंने वो कैमरा मोड यानी कंधे पर रख के अब मैं स्टेज पर चला गया हूँ। अब मैं कैमरा ना, अब वो तो रूटीन में लड़का पीछे पीछे रहता था, मैं थोड़ा सा ना, अब मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने अपने आप को हाईलाइट करना था, बहाल कॉन्फिडेंस भी बहाल हो चुका था। अब उमर शरीफ साहब हाउस पैक, तो मैंने ना ऐसे करके उमर साहब के बिल्कुल ऐसे मुंह के ऊपर ना कैमरा किया, तो उमर साहब ना जो पहले उधर हरकतें करते थे ना, उन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दी। कभी कैमरे में देख के अपने बाल सेट कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो करे, लाफ्टर आ रहा है। अच्छा। मैं कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा। अब मैं बैठ गया हूँ नीचे, तो उमर साहब भी नीचे बैठ गए। अब मैं लेट गया हूँ, लेट के उनका शॉट ले रहा हूँ, तो उमर साहब भी मेरे साथ लेट गए। आपने ऑडियंस को पकड़ लिया कि किस तरह लाफ्टर आ रहा है, आप लगे रहे। आप मैं जो कर रहा हूँ वो ऑडियंस यानी कि लाफ्टर से और उमर साहब की हरकतों की वजह से, और मैं साथ साथ में, क्योंकि आप क्यों दे रहे थे, क्यों दे रहा था। हाँ। तो वो ना जी हाईलाइट एंट्री हो गई। जैसे ही बाहर निकले उमर साहब ने मुझे शाबाश दी, कहने लगे तुम तो एक्टर भी बहुत अच्छे हो। मैं कहा जी मैं एक्टर ही बनने आया था इधर, तो आपने मुझे असिस्टेंट बना दिया है। तो मुझे कहने लगे अच्छा तुम ऐसा करो, तुम हर बार ना असिस्टेंट तो करो ही करो, असिस्ट तो करो ही करो, लेकिन साथ साथ तुम रोल भी किया करो, एक्टिंग भी किया करो। वाह। फिर वहाँ से एक्टिंग भी शुरू हो गई जी, एक छोटा छोटा कैरेक्टर भी करना शुरू हो गए, लाफ्टर भी आना शुरू हो गए। वो 1000 रुपये बढ़कर 2000 रुपये हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बदर भाई, क्योंकि मैंने इंट्रो में भी बताया था कि आपके पास आप एक ऐसी प्याज है जिसके वर्क खोलते जाएं और बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती जाती है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग कब से स्टार्ट किया? हाँ जी, अब फिर क्या हुआ कि सरदार कमाल साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, उन्होंने मुझे ये लिखना सिखाया। पर्दा खुलता है, गुड्डू सेट पर आता है और आवाज़ें लगाता है कि सरदार साहब जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। ये पहली लाइन उन्होंने मुझे बताई। ये उन्होंने मुझे बताया कि ड्रामे के 3 एक्ट होते हैं, पहला एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट। इसको लिखा कैसे जाता है, फ़लाँ किरदार क्या बात करेगा, फ़लाँ क्या करेगा। ड्रामा लिखना, फिल्म लिखना सरदार कमाल साहब ने और तारक जावेद साहब, उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, और एक क्रेडिट मैडम नहीद खानम को भी जाता है, लेकिन सिखाया इन्होंने। बाकी सभी लोगों ने मेरे उस चीज़ को इस्तेमाल किया, मतलब वो हेल्प आउट यूज़ किया कि जैसे कि यार बदर तुम स्क्रिप्ट लिख लेते हो, हाँ जी लिख लेता हूँ, तो आ जाओ रात को मेरी तरफ आ जाओ। अब मैडम की तरफ, अब मैं इस लालच में उनकी तरफ जा रहा हूँ कि डेफिनेट स्क्रिप्ट में मेरा रोल होगा। तो मैडम नहीद खानम उन्होंने मुझे बहुत लेकिन सिखाया स्क्रिप्ट लिखना सरदार कमाल साहब लिख के, फिर मैंने सब। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, मदर भाई स्क्रिप्ट के फॉर्मेट तो सिखा सकते हैं। हाँ जी, कि इस फॉर्मेट के साथ ये होगा, इस फॉर्मेट,
पर स्क्रिप्ट राइटिंग की क्रिएटिविटी कोई नहीं सिखा सकता, वो आमद होती है। वो तेज तो हम शुरू से ही थे। नहीं, आपके अंदर वो आमद थी जी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आमद थी। क्यों भला, मुझे सिर्फ आपने एक स्क्रिप्ट देना है पहली बार, हाँ। एक फॉर्मेट बताना है कि भाई ये होता है। पता लग जाएगा, और उसके बाद वो आमद जो है वो आपकी दिमाग के अंदर वो जो आमद है वो आना शुरू हो जाती है, और फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो सरदार साहब ने जब आपने पहला दफा ड्रामा लिखा तो क्या उन्होंने सरदार साहब ने मुझसे एक ड्रामा लिखवाया। अच्छा, ठीक है ना जी, तो मेरी जहन में वो फॉर्मेट आ गया। ठीक है कि अच्छा यहाँ से शुरू होता है और ये फर्स्ट एक्ट होता है, फिर इंटरवल होगा, फिर एंड होगा। अब मुझे फॉर्मेट समझ आ गया है। अब थोड़े अरसे के बाद मैं खुद उस्ताद को बता रहा था कि उस्ताद जी मेरे जहन में एक लाइन आई है, अच्छा, कि ऐसी ऐसी एक फैमिली है और उनके साथ ये मिसहैप हो गया है, तो हम उस पर ड्रामा लिखें। कहते हाँ अच्छी बात है। थोड़े अरसे बाद उस्ताद कहने लगे कि यार वो एक लाइन आई है, तो चलो कागज़ पेंसिल पकड़ो और लिखो। अब ये लाइनें आ रही हैं और मैं लिखा जा रहा हूँ और मेरी वो पॉलिशिंग हो रही है। वाह 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 वाह। तो यहीं से फिर स्क्रिप्ट लिखने तो स्क्रिप्ट राइटिंग इधर से स्टार्ट हुई है। वाह। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों हम लोगों के पास टाइम कम है, बदर भाई आप जैसे इंसान जो एक मेरे ख्याल से उसूल का एक आपने जो मुझे जहाँ तक पता लगा, मुझे खबर जहाँ तक मिली है वो ये मिली थी कि आप यू वॉज वेरी मच डिसअपॉइंट पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों में गंदी बातें करना, फहश डांस करना, और ये सब चीज़ों के ऊपर आपने देखने के बाद ये फैसला किया कि यार ये मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अगर इसका पार्ट बना तो मेरी जो डिग्निटी है वो चीज़ नहीं रहेगी। ये बात सही है कि आप अब ये आप तो बहुत आगे की, इस बीच में छोटा सा एक मुख्तसर सा छोटा सी मैं बात करना चाहता हूँ कि इसी बीच में हमें फिर उस्तादों की तरफ से खबर मिली कि भाई लाहौर में अगर हिट होना है तो पहले जो मुज़ाफ़ात के शहर है वहाँ पर हिट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुम्हें फैसलाबाद जाना चाहिए, यहाँ पर रहोगे तो छोटी छोटी एंट्रियाँ करते रहोगे। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर बड़े स्टार्स नहीं जाते, वहाँ तुम्हें बड़े रोल्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो लड़के मुकामी होते हैं वही मेन स्टार होते हैं। बेशक बेशक। तो हम उस्तादों की बातों का अमल करते हुए, मेरे उस्ताद ने कहा था कि बोर्ड के नीचे दरख्त बड़े नहीं होते। वाह वाह वाह। तो आप जाओ थोड़ा ज़रा बाहर ट्राई करो। फिर हम लाहौर से निकल गए, कितने साल फिर लाहौर से निकल कर मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, इन इलाकों में हमने छोटे शहरों में ड्रामे किए। फैसलाबाद में फिर हमारा नाम हुआ, फिर हम सुपर हिट हो गए, वहाँ पर हमारे नाम पर टिकट बिकना शुरू हो गया। ठीक है जी, लाहौर तक खबर, फिर उन शहरों की जहाँ पे वो लड़के हिट होते थे, क्योंकि लाहौर से एक आधा फनकार उन ड्रामों में मेन के तौर पर जाया करता था, तो ये लड़के उसको पढ़ जाते थे, फिर वो लाहौर में आकर उनकी बातें करता, यार वो लड़का बड़ा तेज है वहाँ पर। बेशक। अब ये बताएं कि आपका जो स्टेज को छोड़ने का फैसला था वो क्या था? ये लेकिन उस दौरान हम इंडिया जा चुके थे। अच्छा, हाँ। नहीं ये तो वो तो हम आगे बात करेंगे, बट आपके दिल के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और बहुत कम लोग छोड़ते हैं इस तरीके से, पैसा अच्छा मिल रहा होगा। पूरी फील्ड में मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जो काम मैं घर से करने आया था, मैंने वो 16 साल तक किया और फिर छोड़ दिया। आज तक वहाँ से कोई छोड़ कर नहीं गया। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ कि जो काम मैं घर से करने आया था वो मैंने किया। अब छोड़ने की वजह, पैसे पीक पे थे वो। अच्छा, मेरे लिए बहुत थे वो, 40-50 हज़ार रुपए 15 दिन के, बहुत ज्यादा पैसे थे उस जमाने में। जी जी, मतलब मेरा बड़ा अच्छा सर्कल चल रहा था। अब इसमें बीच में क्या हो रहा है कि ना ड्रामे में वल्गैरिटी और गंदी बातें होना शुरू हो गई। अच्छा। वो स्क्रिप्ट से थोड़ा हटके जो ड्रामा हम देखकर आए थे, जिन आर्टिस्टों को जिसको सीख के आए थे, जो एक बड़े नाम थे, मसाना साहब, अब्बू बराल, खालिद अब्बासदार साहब, सुहेल अहमद साहब, ठीक है जी। और ड्रामा भी पहला हमने वो किया जन्म जन्म की मैली चादर, जो तारीखी ड्रामा जिसमें एक गंदी बात नहीं, हल्का हल्का ना अब ड्रामे में गंदी बातें होना शुरू हो गई हैं। तो मैं ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये क्या शुरू हो गया है। ऊपर से उस ज़माने में ड्रामे में डांस नहीं होता था, इधर अब डांस होना शुरू हो गया। अच्छा। अब डांस की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पंजाबी शायरी है उसमें आर्टिस्ट का, करने वाले का कसूर नहीं है। जो पंजाबी शायरी है वो गाना लिखा ही गंदा हुआ है, तो डेफिनेट उस पर वो बैड आप एक्सप्रेशन देंगे उसको परफॉर्म करने के लिए। अब वो गाने परफॉर्म होना शुरू हो गए और साथ ना गंदी बातें शुरू हो गई हैं। अब खामोश रहते हैं तो प्रोड्यूसर नाराज होता है, कोई तुम्हें इतनी बातें कर रहे हो, तुम बातें क्यों नहीं कर रहे हो, उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अब गंदी बात का जवाब भी गंदा ही होना है, सीधा तो नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब ये अंदर एक जंग चल रही है। ड्रामा ठीक है लेकिन हम उसमें मिसफिट हो गए, यानी सही नहीं हो रहे। तंग आके एक दिन फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे ये काम छोड़ देना। बदर भाई ये फैसला कितना
खतरनाक आपकी ज़िंदगी के ऊपर कितना खतरनाक हुआ कि आप बता सकते हैं कि क्या फैमिली भी इस पर इफेक्ट हुई थी आपकी? भाई मेरी बीवी मुझसे कहती है कि खान साहब, जिस काम से हमारा किचन चल रहा है, हम बच्चे पाल रहे हैं और आपको काम भी कोई नहीं आता, आपने वही छोड़ दिया है। मैंने कहा बेगम मैंने ये काम नहीं करना। अच्छा, काम अच्छा हो रहा है, सब अच्छा कुछ हो रहा है, मैं नहीं एडजस्ट हो पा रहा। भी फैसला कर लिया था आपने? मैं फैसला कर लिया था। मैंने कहा मैं ये काम छोड़ दूंगा। कहने लगी फिर हम क्या करेंगे? मैं कहा अल्लाह वारस। भाई काम छोड़ दिया और मेरा सफर आप देख ले, कितनी स्ट्रगल करके ये काम किया और छोड़ दिया। बच्चों की फीसें, ट्यूशन, नहीं अभी छोटे थे बच्चे, लेकिन फिर भी तो ये भी आपका फैसला कितना बड़ा था कि आपने कहा नहीं, क्योंकि उसूल पे खड़े हुए थे। आपका बात बिल्कुल सही थी। आपने मेरी स्ट्रगल सारी देख। दोस्तों ये जितने लोग आप देख रहे हैं, देखें ये ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के माशरे के अंदर पॉजिटिविटी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, आपने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी स्ट्रगल आपको बता चुका हूँ। इतनी स्ट्रगल करने के बाद कोई बंदा यहाँ तक पहुँचा हो और फिर वही छोड़ दे काम, कितने हौसले की बात होती है। बहुत बड़ी बात। तो नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, ठीक है ना जी। ड्रामे में हाईलाइट थे, मेन नौकर का रोल थिएटर में। तो लोगों ने आपको डिसाइड भी बड़ा करा होगा, आर्टिस्टों ने, यार ये क्या कर रहा है काम? नहीं जी, बड़ा डिसाइड तो नहीं किया। ये नहीं पूछा मुझसे कि क्यों यार छोड़। मेरे उस्ताद मुझसे नाराज़ हो गए कि बदर खां छोड़ दो यार बेटा। मगर उस्ताद जी बड़ी गंदी बातें करना पड़ती हैं। हर ड्रामे का वीडियो बन रहा है। कल कल जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो जब ये क्लिप्स मेरे सामने चलेंगे तो मेरे बच्चे मुझसे क्या पूछेंगे कि मतलब ये गंद बोलते रहे हो तुम। ये बात थी मेरे दिल में। इस दौरान अच्छा थिएटर भी होता रहा बीच में, जी जी, फनकार, लेकिन वो काम खराब होता जा रहा था। फराज भाई वो छोड़ दिया थिएटर, घर बैठ गए और एक दिन अल्लाह से मैंने दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, अब पता नहीं वो कबूलियत की घड़ी थी क्या था। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं ये फील्ड भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं रहूं भी इसी फील्ड में, मगर मैं ये काम नहीं करना चाहता। अच्छा, फील्ड भी यही रहे मगर काम नहीं मैं करना चाहता। अब कितना यानी कि मुश्किल बात है, मुश्किल बात, लेकिन उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसी फील्ड में रहते हुए एक दूसरा काम दे दिया और वो है दास्तान गोई। वाह 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 वाह। यानी कि ऐसा काम जो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं कर रहा था। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं कराची में, फवाद खान, मिसिम नकवी, पर एक बहुत बड़े, बहुत कम नाम, बहुत लोग कम जानते हैं। यानी कि गिनती के 2-3 लोग, लेकिन उस पंजाब वाली साइड पर मैं अकेला आदमी था। और ये ख्याल कैसे आया आपको? ये ख्याल मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, थिएटर अब छोड़ दिया है, घर पे फारिग बैठे हैं, जो घर पे जो सेविंग थी वो थोड़ी बस वही खा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त ने कहा चलो यार पेशावर चलते हैं, ठीक है। तो हम पेशावर चले गए। तो ऐसी रात को होटल में ठहरे हैं तो एक वीडियो मेरे सामने आया। दिल्ली में एक बहुत बड़ा जश्न होता है, जश्न रेख्ता। वहाँ पर 2 लोग सफ़ेद कपड़े पहने, सर पर टोपी लगाए, दास्तान सुना रहे हैं, दास्तान शहजादी चौबोली की। उसमें एक का नाम है महमूद फारूकी साहब और दूसरे हैं दारायन शाहिदी। अब जो महमूद फारूकी साहब है वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। अब मैंने वो पूरा वीडियो देखा। वो घंटे, सवा घंटे का, 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस थी और दास्तान चौबोली सुना रहे थे, दास्तान शहजादी चौबोली की। मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये अच्छा काम है बदर खां, ये तुम कर सकते हो। अब ये वो काम था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अब्बा का काम है ये। अच्छा। कि स्टेज पर एक वो खड़े हैं, वो तो कोई किस्सा सुना रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे हैं, बीबी जुलेखा का किस्सा सुना रहे हैं और सामने लोग बैठे सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ये मैं काम कर सकता हूँ। तो साहब फिर वहाँ से दास्तान गोई का स्टार्ट हुआ। तो फिर वहाँ से पता चला कि शमसुर रहमान फारूकी हिंदुस्तान में हैं, तो वो दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। फिर वो फैज़ फेस्टिवल के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए, मैं उनसे मिला, उनसे गुजारिश की। अच्छा, हम मुख्तसर अगर दास्तान गोई की भी बात करें, कौन वो शख्स है जिसने आपको, हर जगह पे एक ना एक शख्स ज़रूर होता है, सरदार कमाल साहब थे जिन्होंने स्टेज पे आपको मदद करी थी, दास्तान गोई के अंदर वो कौन ऐसा नाम था जो आपके पीछे खड़ा था और उसने आपको चांस दिया और आगे? सर कोई भी नहीं, किसी को पता ही नहीं था।
कि ये चीज़ क्या होती है। एक डाइंग आर्ट सदियों पुरानी, कि जब फिल्म टीवी रेडियो नहीं होता था तो इंसान की जो फर्स्ट इंटरटेनमेंट थी वो किस्सा गोई और दास्तान गोई थी। लोग सरे शाम इकट्ठा हो जाते, मेलों ठेलों में दास्तानें मिर्ज़ा साहिबा सुनाया करते थे, दास्तानें सुनाया करते थे। भाई इंसान जब पैदा हुआ, इंसान ने पहली मोहब्बत की, पहला अनाज उगाया, पहला कत्ल किया, पहली फसल उगाई, कुछ भी किया, पहली जंग की, तो उसने किस्सा सुनाया। बेशक। तो इंसान की फर्स्ट एंटरटेनमेंट यही थी, किस्सा गोई। पर हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि लाहौर के अंदर कोई गवर्नमेंट लेवल के कोई शख्स थे, वो आपके कि अब दास्तान, मैंने फारूकी साहब ने मुझे एक स्क्रिप्ट भी भिजवा दी मंटोयत की, दास्तान मंटो की, मैंने तैयार कर ली। अब ये नहीं पता कि सुनानी कहाँ पर है। अच्छा। अब अलहमरा हमारा सबसे बड़ा इदारा है, बेशक, वहां पर गया मैं कि जी मैं दास्तान कोई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या होती है। अब उनका कसूर नहीं, ये नहीं कि भाई ये एक पढ़े लिखे वाली चीज भी थी। नहीं, अच्छा वो पढ़े लिखे ही थे सब लोग। नहीं मतलब वो जो जिस उस एरा से आ रहा है, जो एंटरटेनमेंट वाला एरा है, हाँ जी, जिधर जुगतों के ऊपर और उसके ऊपर सीटियां बजती है, वो ऑडियंस ये वाला नहीं थी दास्तान को, किसी को पता ही नहीं था। बेशक। भाई घर में हमारी नानियां दादियां हमें किस्से सुना रही हैं, लेकिन ये बाकायदा आर्ट फॉर्म होगी ये नहीं पता था, नहीं पता था जी। अब मैं अलहमरा भी गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता इसका। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग नालायक हैं या इतना पता नहीं था, उन्होंने देखी नहीं ये चीज़। जी। अब दास्तान तैयार हो गई और ये नहीं पता कि सुनाने कहाँ पे है, इसकी ऑडियंस कहाँ है, इसको किस जगह पे सुनाना है। इस दौरान सरदार साहब मुझसे मुसलसल कही जा रहे हैं कि बदरगाह छोड़ दो, आ जाओ वापस, तुम गड़े मुर्दे उठा रहे हो, अपनी एंट्री किया करो, निकल जा। रवानुल्लाह साहब मुझसे कहने लगे वो ऐसे ही तुम नाराज़ हो गए हो, अपनी एंट्री करके तुम निकल जा करो, तुम्हें क्या लगे कोई गंदी बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। मगर नहीं खान साहब, वीडियो तो हर ड्रामे का ही बना, तो नहीं मैं नहीं एडजस्ट हो पा रहा। कामरान लाशारी साहब वो ऑफिसर हैं, कामरान लाशारी साहब जी, ब्यूरोक्रेट, आर्ट लवर ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने कामरान लाशारी साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपने एक वाकई बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन जैसे बदर खान साहब को ला के। और बदर खान साहब वाकई हर इंटरव्यू में आपका नाम बहुत लेते हैं, और आप वाकई एक कहा जाए ना, आपने एक एसेट को पाकिस्तान के लिए दिया। तो लाशारी साहब जब मिले तो जी उनको मैंने जाकर बताया कि मैं दास्तान गोई करता हूँ। वो वर्ल्ड सिटी डीजी, वो जो लाहौर दीवारों के अंदर 12 दरवाजों के अंदर वो उसके डीजी थे, उनके एक महकमा है जो उनको प्रिजर्व कर रहा है वर्ल्ड सिटी को, तो वो उसके डीजी थे। उनसे मैं जाकर मिला तो कहने लगे हम तो भाई वही बंदा ढूंढ रहे थे। वाह वाह, अल्लाह का करना, यानी वो जो आपने दुआ की थी। मैं मीटिंग उनके ऑफिस में गया तो मीटिंग ही यही चल रही थी कि यार हमने वो कला को सारे रेनोवेट कर दिया है, और ईमान ताज़ा हो गया कि रेनोवेट कर दिया हमने कला, और ऐसे तो ये वो, तो हम वहाँ पर ना बादशाह भी अब कले में घूम रहे हैं, कनीजे भी हैं, तो हमने काफ़ी इंटरटेनमेंट। यार बादशाहों के दरबारों में दास्तान गोई हुआ करती थी, तो हम दास्तान गोई ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था, तो तुम खुद चल के आ गए हो। वाह वाह। तो साहब फिर उन्होंने वहाँ पर पहली दास्तान मंटोयत हुई। सिर्फ वो स्क्रिप्ट मैंने वो स्क्रिप्ट मेरे उस्ताद मोहतरम ने लिखी, महमूद फारूकी साहब ने। अच्छा। बस वो एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई है। मेरे पास इस वक्त 7-8 दास्तानें हैं, बाकी 7 के 7 दास्तानें मैंने खुद लिखी। अच्छा, ये बात भी सही है कि आपके जो लाशारी साहब थे जी, ये 100% आपके ऊपर इनको वो नहीं था कि यार इसकी एंट्री करवाएंगे, तो क्या बैकअप भी रखा हुआ था उन्होंने? पहला शो रखा मस्जिद वजीर खान चौक में। मस्जिद वजीर खान की ये हिस्ट्री है कि वहाँ पर पास में अकबरी मंडी है। अच्छा। तो अफगानिस्तान से, ईरान से जब काफिले चला करते थे तो वो लाहौर में इस जगह पर आकर नीचे ना, मस्जिद के नीचे को कई सारे कमरे बने हुए हैं, उजरे, यानी कि वो पूरा प्रिजर्व हुआ हुआ जगह है, वो सारी प्रिजर्व की टांगों का अड्डा था वो। तो लाशारी साहब ने वो सारा कुछ हटवाया, वहाँ से उन कमरों की हालत बहाल की जहाँ पर लोग अपना सामान रखकर, ताजर और कमरे किराए पर लेकर उसको ताला लगाकर चौक में आकर बैठा करते, वहाँ दास्तान को बैठा करते थे। उस चबूतरे पर उन्होंने महफिल रखी, दास्तान मंटो। तो फिर पहला दिन क्या हुआ? अब वो महफिल जी उन्होंने पहला शो रख लिया। उन्होंने कहा बदर खां अच्छा तुम्हारे पास दास्तान तैयार है? मैंने कहा जी है, मंटो साहब की दास्तान है। तो कहने लगे हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि भाई तैयारी करो जी, अगले हफ्ते हम ना इसकी दास्तान गोई की अच्छा। इश्तिहारात आ गए, प्रमोशन शुरू हो गई, चल पड़े। अब लाशारी साहब की आदत ये है कि वो चीज़ को लॉन्च करते हैं, मतलब ऐसे छोटे दर्जे पर नहीं, पूरे लेवल के ऊपर करते हैं। लाहौर की बेहतरीन करीम लोग, ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे लोग, आर्ट से मोहब्बत करने वाले, इवन मंटो साहब की दोनों बेटियों को बुला लिया। शुक्र है मुझे शो के बाद में उन्होंने बताया, अगर पहले बताते मैं कंफ्यूज हो जाता। अच्छा। अब वो एक चबूतरा बना हुआ खूबसूरत, रेनोवेट, पहला फंक्शन वहाँ पर होने वाला है। वो
खाना भी साथ रखा हुआ है मंटो साहब ने, अब लाशारी साहब ने, सॉरी। अब जी मजमा बैठ गया है और लाशारी साहब और मैं दोनों खड़े हैं। तो लाशारी साहब मुझसे कहते हैं, बदर खां तुम्हारा ये पहला शो है, तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस है और हमारा भाई पहला शो है ये। अच्छा। हमें नहीं पता तुम क्या करोगे, लोग तुम्हें कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे। अब जाहिर है कोई सेट नहीं है, कोई प्रॉप्स नहीं है, कोई क्यों देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बात है, जुबान है, ये मैट्रेस है, 2 गाँव तकिए हैं और ये पानी की कटोरी है, पता नहीं तुम क्या करोगे। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा, मैं तुम्हें वहाँ से इशारा करूँगा। जब मैं फील करूँगा ना कि भाई लोग बोर हो रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, तो तुमने कहना है आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा। तो वहाँ पर तुम नीचे आ जाना। या बैकअप पर उन्होंने कव्वाल एक पार्टी बुलाई हुई थी कि मैं कव्वालों को सेट पर चढ़ा दूंगा, वो कव्वाल जाएंगे ताकि वो इंटरटेन करें। कव्वाली का तो सबको पता ही है। मैंने कहा जी ठीक है। अब ये तय हो गया, अनाउंस हुआ कि ख़वातीन हज़रात, दास्तान कोई एक सदियों कदीम फ़न है, तो डाइंग आर्ट वो फिल्म टीवी रेडियो के आने से पहले वही होता था, अब वो आ गया तो ख़त्म हो गया। उस चीज़ को एक साहब रिवाइव कर रहे हैं, तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब बदर खान, जो हमें दास्तान मंटो सुनाएंगे। मंटोयत थी वो। आ गए सेट पर, शुरू कर दिया दास्तान मंटो। तो पेशे खिदमत है दास्तान मंटो कि मैंने जब मंटो को पहली बार देखा तो वो 14-15 वर्ष का लड़का था। दरमियाना कद, बाल बिखरे हुए, रंग गोरा, चेहरे पर मोटे शीशे का चश्मा, स्याह फ्रेम, आवाज़ में कशिश, नई बात सोचता, नई बात कहता, अंग्रेज़ी फर्राटे से लिखता और फर्राटे से बोलता। अब यहाँ से वो दास्तान शुरू हो गई है। सुना रहा हूँ। अब मैं लाशारी साहब की तरफ भी देख रहा हूँ कि कब वो इशारा करें। अब सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा। और लोग सुन रहे हैं। इंटरवल तक मैं पहुंच गया हूं तो वो इशारा नहीं हुआ। तो इंटरवल के बाद मैं वो पानी पीने के लिए मैंने कटोरी उठाई, तो मैंने ऐसे लाशारी साहब की तरफ ऐसे इशारा किया, तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यू रखो। अच्छा। इंटरवल के बाद वाली दास्तान सुना दी कि मंटो मामू होश में आने से पहले मंटो मर चुका था। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर, एक गर्द भरी हैरानी में, फैलती भीड़ के औंधे अंधे कटोरों की तुगयानी में, जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है, ले आया है बिन पूछे अपने आप, ऐनक के बर्फीले शीशों से छनती नजरों की चाप, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख। जैसे ही मैंने ये कहा तो सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और स्टैंडिंग ओवेशन और क्लैप, और वाह वाह वाह, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मैं नीचे आया तो सामने 2 लेडीज़ बुज़ुर्ग खातून, उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया। तो क्या मुझसे कहने लगी आप हमें जानते हैं, हम कौन हैं? मैं कहा जी नहीं। कहती आप हमारा ही तो किस्सा सुना रहे थे। मैंने कहा जी आप कौन हैं? तो कहने लगी हम मंटो साहब की बेटियां हैं, मेरा नाम नुसरत है, ये नुसरत है, अभी हमारा तो किस्सा सुना रहे थे आप। मैंने कहा रे तो लाशारी साहब ने बता रही, कहते मैं तुमने इसलिए बताया कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे। लेकिन उन्होंने मुझे पहला कमेंट उन्होंने किया कि भाई हमारे बाप की इतनी अच्छी दास्तान हमने पहली बार सुनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बातें हो रही थी तो इतनी देर में कव्वालों ने अपना साजो सामान उठाया और वो चबूतरे पर आ गए हैं। अब उन्होंने कव्वाली शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल वो 5-7 मिनट अभी वो गा रहे थे कि लोग ना उठना शुरू हो गए। तो शाही हमाम था साथ ही, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम था। अब सब लोग वहाँ पर खाने के लिए पहुँचे। मैं भी चेंज वेंज करके अपना अंदर रखा कुर्ता उतार के मैं भी अब बीच में खाना वाला ले रहा हूँ। तो लोग लाशारी साहब से ये कह रहे थे कि लाशारी साहब वो कव्वाली की ज़रूरत नहीं थी, वो उसका ही मज़ा आ रहा था। तो जब ये आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी तो मैंने ऊपर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं कहा बदर खां जी आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। अच्छा बदर भाई, ये तो हम सब समझ गए। लेट्स कम इनटू स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ। आप एक इंडिया में जाके जो आपने तूफान मचाया, जो हमने क्लिप्स देखे, शोएब अख्तर से लेके कपिल शर्मा और बड़े बड़े नाम, सर वो तो सब आपका नाम लिए जा रहे हैं, आपका जिधर जा रहे हैं जी। बदर खान। इंडियन आवाम का हमने ये सुना कि आप जब स्टेज के बाहर वहाँ शो के बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे यार इसको बदर खान को इंडिया में रोक लो, इसको पाकिस्तान में जाने दो। हम इतना खूब, तो इतना प्यार मिला आपको इंडिया? मैंने इंडिया में बहुत काम किया। अच्छा। मुझे अब भी अच्छा कुछ लोग मुझे अब भी इंडियन समझते हैं।
कि ये इंडियन आर्टिस्ट है। क्योंकि आप कपिल से मिलते भी हैं कपिल कुछ इस शर्मा, तरह भी क्या है। बात है, बड़ा प्यारा भाई। अच्छा, कपिल के बारे में बताइए, कपिल से कैसी है पहले तो आपको शो के बारे में बताता हूँ कि हम इंडिया कैसे गए। 2012 में वहाँ पर एक शो हो रहा था, लाफ इंडिया लाफ, उसके लिए हम गए। उससे पहले शकील सिद्दीकी भाई, रऊफ लाला भाई, जी सब जोड़ी, ये सब लोग जा चुके थे। पाकिस्तानी आर्टिस्टों की वहाँ पर बड़ी कदर थी, जैसा आपने बयान किया कि इंडियन जो पब्लिक थी वो उनसे बड़ा प्यार करती थी। इस दौरान हमें भी जाने का मौका मिला। उसका वसीला बने नसीम विक्की साहब। अच्छा, नसीम विक्की साहब मुझे पहली बार इंडिया लेकर गए। वहाँ हमने शो किया लाफ इंडिया लाफ। मैं, सरदार कमाल साहब मेरे उस्ताद, और नसीम विक्की भाई, हम तीनों वहाँ पर गए शो के लिए। मुझे साथ इसलिए भी लेकर गए कि स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए, गैग लिखने के लिए, साथ हम परफॉर्म भी कर रहे थे। तो वो शो विन किया नसीम विक्की भाई ने। अच्छा, उस शो के जज थे शेखर सुमन और चंकी पांडे। उन लोगों को पता लग गया था कि स्क्रिप्ट आप भी लिख रहे थे? नहीं जी नहीं, वो हमारी म्यूचुअल स्क्रिप्ट से मुराद के नसीम विक्की भाई बोली जा रहे हैं और मैं लिखी जा रहा हूँ साथ से कल पर के चलो ठीक है जी। सरदार साहब बोल रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, साथ अपना भी लिख रहे हैं, हमें भी वो बता रहे हैं कि भाई ये एक्ट करो। जी। शेखर सुमन, चंकी पांडे और मीका सिंह, ये उसके जज थे। तो वो शो विन किया नसीम विक्की भाई ने। ठीक है। फिर मैं और जफरी खान गए 2016 में। जहाँ से ज़्यादा मेरा मुकाम बना वो था शो मजाक मजाक में, शो का नाम था। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ मजाक रात उससे मिलता जुलता उन्होंने नाम रखा। शो का नाम मजाक मजाक में। उस शो के जज थे हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। अच्छा। फिर उसमें गेस्ट भी आया करते थे, कभी अन्नू मलक आ गए, कभी मनोज बाजपेयी आ गए। तो भाई वहाँ पर हमने फिर स्टैंड अप कॉमेडी किया। वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, एक बात बताएं, वहाँ की कॉमेडी में और यहाँ की कॉमेडी में वो स्क्रिप्टेड चलते हैं? वो स्क्रिप्टेड चलते हैं जी। वो उनको एक स्क्रिप्ट दे के वो वेट करते हैं कि अगला बंदा क्या बोलेगा। उधर जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाते हैं तो ये लोग घबरा नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो इतनी आमद होती है खुद ब खुद, क्योंकि यू आर हिमसेल्फ, आपको लाफ्टर देने का स्क्रिप्ट आमद आ जाती है, कोई वजह थी। तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो जो बनता है ना जी वहाँ पर, जो ये सब कुछ करवाता है या जो हमें बुलाता है, उसका नाम है पंकज सरस्वत जी। अच्छा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान में, लाफ्टर्स की बुनियाद रखने वाले वो आदमी। अच्छा, जिन्होंने कितने मुल्कों का ट्रैवल किया कि स्टैंड अप दुनिया में कैसे कैसे होता है। पंकज साहब, पंकज सरस्वत, पंकज जी, ठीक है जी। मोइन साहब की कैसें सुनी उन्होंने, उमर साहब के ड्रामे देखे, अच्छा, इंग्लिश कॉमेडी देखी कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसी होती है। स्टैंड अप कॉमेडी की बुनियाद रिसर्च करके। तो वो उस बंदे ने फिर हमें थोड़ा स्टॉप करवाया। अच्छा, भाई इतने फास्ट ना हो, ठीक है, अगले को जगह टाइम भी दो। वहाँ के कॉमेडियन में अभी फिलहाल वो बात नहीं। हम थोड़ा तेज थे, हम थिएटर से गए थे हमारा, तो उन्होंने हमें थोड़ा रोक के, बल्कि वहां से हमें सीखने का बहुत मौका मिला कि काम को ऐसे जाया नहीं करते। हाँ, कंट्रोल भी होता है। एक टाइम पे आपने 4 अगर लाफ्टर मार दिया तो आपको 5वां नहीं मिल रहा तो आपको रोक के रखना है। फिर उन्होंने कहा जी इतने डबर नहीं, थोड़ा स्टे दे के, थोड़ा बिल्कुल सही। हर एक बात को वो सुनते थे, उसकी एग्जीक्यूशन होती थी, फिर उसकी रिहर्सल करते थे। हमारे यहाँ तो रिहर्सल का रिवाज नहीं है, हमें तो सिर्फ बैक स्टेज यही डिसाइड करना है कि तुम नौकर हो, तुम मालिक हो, तुम चौधरी हो। कौन लोग आपको इंडिया के अंदर मिले जिनका मैंने तस्वीरें भी देखी, बल्कि आपकी? सबसे पहले तो बच्चन साहब मिले, बड़ा शौक था। नसीम विक्की भाई को बड़ा शौक था बच्चन साहब से मिलने का। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही थी तो साथ वाले फ्लोर में कौन बनेगा करोड़पति हो रहा था। तो जो हमारे से जब मिले तो आपका कैसी फीलिंग थी? बहुत, कितनी देर तो बात ही नहीं हो पाई हमसे, लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार। इसके अलावा और किन से? बच्चन साहब से मिले, ठीक है जी, मीका सिंह से मिले, कृष्णा, अनुपम खेर, ओमपुरी साहब को मैंने पाकिस्तान इनवाइट किया था। ओमपुरी साहब मेरे दोस्तों में से थे, ठीक है जी। फिर कपिल शर्मा। सुनील कैसा लगा आपको? जो सुनील ग्रोवर जी, सुनील ग्रोवर भाई अपने टाइप का एक बखरा फनकार है। अच्छा, इतना जबरदस्त फनकार है कि सर कोई मैसेज देना चाहे अगर उनके लिए, अगर क्या कह देंगे? मैं सुनील भाई का फैन हूँ जी। सुनील भाई कुछ भी करे मैं उनका, मतलब वो इतना अच्छा फनकार। आपने देखे उनके किरदार वो जो करते हैं, बहुत सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान चुन के, उनका डॉक्टर वाला, उनकी गुत्थी, उनका वो भाई क्या। सुनील ग्रोवर भाई के बारे में क्या, कपिल शर्मा भाई उनके फैन है।
बेशक। कपिल शर्मा ने हमें बड़ा प्यार किया, हमारे भाइयों में से आज भी प्यार करते हैं। अच्छा, आपने मुझे अभी कुछ दिन पहले उनका मैसेज भी बताया कि वो आपको मैसेज भी करते हैं। ये बड़ी बात है, ये जो मोहब्बत है ना, ये दोनों मुल्कों के अंदर जो आर्टिस्टों की मोहब्बत है, ये बड़ी खूबसूरत वो है मोहब्बत है, और ऐसी मेरे ख्याल से मोहब्बतें चलती रहनी चाहिए। कपिल भाई आज भी प्यार उतना ही करते हैं, आज भी फ़ोन करें फौरन उनका फ़ोन आता है, फौरन रिस्पॉन्स आता है। आजकल यहीं पे हैं यूके में, शूट चल रहा है उनकी मूवी का, तो जब ख़त्म होगा तो हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, अब उस शो में बड़े बड़े गेस्ट भी आया करते थे, तो भाई हमें सब मिले, लेकिन हमें वहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी सीखने का मौका मिला। क्योंकि हम थिएटर कर रहे थे, पंजाबी में कहते हैं अन्नेवा, कि सीधा अंदर घुस गए और मार दे, वैसा नहीं। उन्होंने हमें तरतीब सिखाई, बिल्कुल, कि भाई इसको तरतीब से भी किया। अच्छा, इंडिया के अंदर ऑडियंस ने कितना प्यार दिया। मैंने ये बात सही है कि आप जब बाहर निकलते तो लोग पीछे भाग रहे होते थे, ऑटोग्राफ दीजिए, तस्वीरें खिंचवाएं आपका। ऐसा ही था जी। जितने फनकार पाकिस्तान से गए हैं सबके साथ ये था। रऊफ लाला के साथ, शकील सिद्दीकी भाई, वहाँ पर ऐसा हिट था जब हम गए तो सोनी टीवी का दरवाजा शकील सिद्दीकी भाई के नाम से खुलता था। माशाअल्लाह, इतना नाम था शकील। अच्छा बदर भाई, लेकिन अवाम प्यार ही बहुत करती है। बदर भाई ये बताएं मुझे कि आपका, मैंने जब नाम देखा आपकी, जब मैंने परफॉर्मेंस देखी, जो हर कोई बदर खान बोल रहा था, स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल सबसे ज़्यादा हिट तरीन जॉनरा है। आप स्टैंड अप कॉमेडियन के जॉनरे में वापस कब आ रहे हैं? ख़वातीनो हज़रात, ये बंदा बड़ा जालिम आदमी है जिसका नाम फराज है। ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बंदा मुझे दोबारा फिर से स्टैंड अप कॉमेडी मुझसे करवाना चाहता है। मैं पिछले 10 सालों से, 2016 में मैंने थिएटर छोड़ा, मैं दास्तान गोई ही कर रहा था। ये बंदा, इन्होंने कहीं से वो क्लिप देख लिए हैं इंडिया वाले जो हम शो परफॉर्म करके आए, अब ये कह रहे हैं कि बदर साहब आप यूके में आए हैं, अब आप स्टैंड अप कॉमेडी करें। अब मुझे टेंशन हो रही है कि वो ये मेरा कदबी सा माहौल बना हुआ है कि अंगरखा टोपी पहन के और मैं दास्तान सुना रहा हूँ, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आ रहा। आप यकीन करेंगे कि इन जैसे शख्स को स्टैंड अप कॉमेडियन जिस तरीके से आज के दौर में चल रहा है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए, क्योंकि इनके पास जो मटेरियल है वो फैमिली ओरिएंटेड मटेरियल है, और ये बड़ा खूबसूरत तरीक़े से बताते हैं। और ये दास्तान गोई जो है आसान चीज़ नहीं है, उसमें आवाज़ें, उसमें करैक्टर, उसमें सारी चीज़ें करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन भी करें और वो भी करें, पर स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए हम तो राज़ी कर रहे हैं उनको। इंशाल्लाह ये जब खड़े होंगे, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, इन सबको इनवाइट भी कीजिए, इनसे शोज़ करवाइए, इन जैसे लोगों को फ्रंट पे लेके आइए जो एक साफ सुथरी कॉमेडी करना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए वो नया काम तो है नहीं, सारी ज़िंदगी तो वही किया है, दास्तान करते तो 10 साल हो गए। पर आपके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है बदर भाई, कि आप ना साफ सुथरी की तरफ जाते हैं। आप कहते हैं यार जो मेरी फैमिली भी सामने बैठी हो ना, तो मैं ऐसा कोई अल्फाज या ऐसी चीज़ ना बोलूँ कि मेरी फैमिली उसके ऊपर नज़र पड़े। और आपने बार बार अल्फाज एक इस्तेमाल किए कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये अल्लाह की तरफ भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। जो पीछे आपने दास्तान गोई करी, स्टेज पे एक्टिंग करी, स्क्रिप्ट राइटिंग की, सब चीज़ें की, ये हर एक जॉनरा से आप उठते हुए आए। और ये दास्तान गोई जो है वो रेडियो का टाइप का काम है जी, क्योंकि उसमें वोकल भी है, वॉइस आर्टिस्ट भी है, लाइव कह सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट भी है ना। जी सब है जी। आपने, मैंने सुना है कि इतनी बेतहाशा इंडियन फिल्मों के अंदर बड़े अच्छे कैरेक्टर्स करें, बड़े अच्छी चीज़ें, आपने उनको हाईलाइट नहीं किया। मुझे बेतहाशा तो नहीं कह सकते फराज भाई, 7 फिल्मों में काम किया। 7 फिल्में, इधर 1-2 फिल्में जो लोग कर दें तो वो लोग तो भाई नाच रहे होते हैं। मैंने वेलकम टू कराची में काम किया अरशद वारसी के साथ, जब मैं कैरेक्टर कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे पता लगा कि जो लोग बेड पे लेटे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार बाहर खड़े हुए कह रहे हैं हमारा बेटा वो काम कर रहा है, और वो बेड पे लेटने का, वो मरीजों का जो डायलॉग बोलने वाले, जो चीज़ें करने वाले, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। आप मुझे लगता है कभी कभार जो है ना, आप अपने आप को बड़ा लो उसमें रखते हैं एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि लोगों को बेसिकली ये करते हैं। फिल्मों के बारे में बताइए, कौन कौन सी फिल्में करी हैं आप, उनके नाम बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने फिल्में लिखी भी है जी, कंप्लीट होकर बारात बंदी मेरी एक फिल्म थी, मैंने लिखी है, रिलीज़ नहीं हो सकी, पता नहीं क्या वजह हुई। फिर जो मैं यूके में पहली फिल्म की वो वलैद थी, उसके डायलॉग मैंने लिखे और उसमें काम भी किया। फिर जो रिलीज़ हो चुकी हैं फिल्में, उसमें है बिना बैंड चल इंग्लैंड, परौना 2, बुझारत हीरे दी, PhD प्यार है ड्रामा, और अभी एक मेरी मूवी आ रही है जिसकी मैं डबिंग करने वाला हूँ, बहुत अच्छी मूवी है, छड़ दिला मेरे आ।
छठ दिला मेरे मेरे यहाँ। बहुत अच्छी मूवी है वो, बड़ी ज़बरदस्त मूवी बनाई। अच्छा। तो ये मैंने 6-7 फिल्मों में काम किया है और लीड रोल किए हैं जी उसमें पंजाबी में। जब भी यूके आते थे तो 1-2 फिल्मों में काम किया, 7 दास्तान गोई के शोज़ किए। अब वो फिल्मों वाला काम थोड़ा हमारा कम हो चुका है, वो बीच में जब वॉर हुई। अब स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे और दास्तान बदर भाई, अगर फ्यूचर में मैं बोलूँ कि हो सकता है, क्योंकि आप तो जिससे आप मांग रहे हैं उनके पास तो कमी नहीं है ना, अल्लाह है वो तो, जिससे तो आप हो सकता है फ्यूचर में कोई आपके पास फंडिंग आ जाए या लोग आपसे ऐसे जुड़े हैं तो आप अपनी फिल्में भी यूके में क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? स्क्रिप्ट हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास वसाइल की कमी है। अगर वसाइल आ जाए तो आज हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और वो समझता है तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पैसे भी हैं, इसमें रिटर्न भी बड़ा अच्छा मिलता है। हम सारी चीज़ें हम लोगों के पास है, क्यों नहीं हम पाकिस्तानियों को एक बात समझना चाहिए कि बाहर किसी और पे खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है अपने लोगों पे खर्च करें, इंडस्ट्री उठे। भाई फैमिली फिल्म बनाएंगे, पैसे भी कमाएगी, इंशाल्लाह सुपरहिट होगी, देखी जाएगी, पसंद की जाएगी। स्क्रिप्ट हमारे पास है, हमारे पास वसाइल नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है हमारे पास। प्रोड्यूसर आ जाएगा, हम उनको अच्छी फिल्म, फैमिली फिल्म बना के दिखाएंगे और लोग सिनेमा यानी कि भर भर के देखेंगे कि भाई क्या फिल्म बनाई है। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा इन दी एंड, क्योंकि बड़े एक अच्छी बातें हुई, सब बातें तो हुई हैं, बदर भाई हमारे माशरे में ना खींचातानी बहुत होती है। हाँ जी। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना, कोई अपने ही आर्टिस्टों के अंदर चीज़ें करना। आप समझते हैं कि अब वो दौर आ गया है कि लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए? और अच्छा, कुछ निकले भी हैं लोग, कुछ तो थोड़ा वो कम हुआ है। पहले हमारे यहाँ काम कम होता था और करने वाले ज़्यादा थे। अब ना लोगों को पैसा कमाने के रास्ते बहुत मिल गए हैं। लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए हैं यूट्यूब के, कईयों ने वो टिकटॉक पर कुछ लोग बैठते हैं लाइव, वहाँ से भी पैसे मिलते हैं, ऐप्स पर बैठते हैं, ठीक है ना जी। तो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन वो लेग पुलिंग अभी भी चल रही है और वो सारी ज़िंदगी रहती है। मैं बात कर रहा था ग्रुपिंग की। हाँ, ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग बहुत बड़ा खतरनाक मामला ये है कि वो अपने 4 पसंदीदा लोग को लेकर टेलीविजन शो पे बिठाते हैं। ऐसा ही है। वही बोलते हैं कि हमको झुकते भी वो करोगे ताकि हमारे पास लाफ्टर आए, अपने से नीचे वाले बंदों को रखना। तो ये एक मामलात से आप, मुझे लगता है कि दास्तान गोई जब आप गए हाँ तो उसमें आप इंडिपेंडेंट थे। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा भाई मैं इन मामलात से तो बाहर निकल गया हूँ कि लोगों की टेंशन लेना, चीज़ें करना, और उससे बढ़ के अल्लाह ताला ने आपको उस छोड़ने की वजह से फिल्मों तक भी मिलेगी ले गया। इंडिया की फिल्मों के अंदर आना, उनको लिखना, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल ऐसी बात है भाई, बिल्कुल सही बात है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। तो अब ये है कि वो भाई ये हर फील्ड में होता है और आज भाई ये चलता रहता है, लेग पुलिंग चलती रहती है। लेकिन ये है कि इससे थोड़ा अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो आप कोई आगे बढ़ने के लिए ये बूस्ट अप करता है कि भाई सबका मुकाबला भी करना है और काम भी अच्छा करके दिखाना है। पर बदर भाई मेरा पर्सनल ख्याल है कि इंडस्ट्री बनाने के लिए ना हमारे कोई इदारों को ऐसे काम भी करना चाहिए कि उसमें ये जो आपकी जुगतबाजी और ये सब चीज़ें जो है ना, इनकी जगह पे हमको ऐसे कोई कॉमेडी करना है। क्योंकि कहते हैं कि किसी माशरे को अगर देखना है ना तो उसका स्टेज देखो जाके। हाँ जी। उसके स्टेज से उनकी जहनियत का पता लग सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेज के जो झुकते हैं वो तेरा काला रंग है, तू छोटा है, तू ये, हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं है। अब आके पंजाब की सतह पर हमारे यहाँ थोड़ा सख्ती हुई है। वहाँ पर जो हमारी मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, वो फैमिली थिएटर के रिवाइवल के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। हमारे फ़नकार काफ़ी उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी उन्होंने यानी कि इस चीज़ों पर काम किया है। फिर मरीम नवाज़ जो हमारी CM पंजाब हैं, उन्होंने फिल्म सिटी बनाने का वहाँ पर फैसला किया है। 30 लोगों को 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं। शायद मैं कम बता रहा हूँ, मुझे उसकी अमाउंट का नहीं पता। फंडिंग दी है उनको कि भाई आप अच्छी फिल्में बनाइए। अच्छा। फिल्म के रिवाइवल के लिए उन्होंने फंडिंग शुरू की है। 30 लोगों को मतलब 3-3 करोड़ रुपए, काफ़ी पैसे बनते बहुत हैं। तो वो उन्होंने पैसे दिए हैं। फिर फैमिली थिएटर के लिए रिवाइवल के लिए अलहमरा की पूरी कमेटी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन दी एंड अगर आपको कोई ड्रामों से ऑफर होती है, हाँ जी, क्योंकि ये थिएटर, ये ड्रामा अभी तक आपने किया नहीं है जी, नहीं किया जी। क्योंकि ड्रामा जो PTV के आर्टिस्ट या कोई बहुत बड़े ड्रामे होते हैं उसमें अगर आपको ऑफर होगी, करेंगे ड्रामा? टीवी की बात कर रहे हैं? टीवी ड्रामा जरूर करूंगा। थिएटर टीवी ड्रामे की बात जरूर करूंगा जी। टीवी ड्रामे में सीरियस कैरेक्टर या कोई फनी कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर क्यों नहीं करेंगे जी? करेंगे, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा।
थिएटर, हाँ थिएटर का थोड़ा वो, थिएटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी ड्रामा। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर जो सीरियस कैरेक्टर करना चाहते हैं, बदर साहब का अगर दास्तान गोई अगर आप लोग सुने तो एक कंप्लीट आर्टिस्ट आपको दिखेगा कि वॉइस के साथ, डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, और जिस तरीके से ये बात कर रहे होते हैं, आप अंदाज़ा करें कि 400-500 लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंट करा देते हैं जब ये अकेले बैठे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़े जॉनरा के अगर कहा जाए कि इन्होंने ये अचीवमेंट कर ली है, तो इनको ड्रामों में और जगहों को भी करने, और इन जैसे लोगों के पीछे बैकअप के लिए प्रोड्यूसर्स और सब लोगों को आना चाहिए। और हम लोग को तो इनके इंशाल्लाह स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ भी है, और हम लोग यूके के अंदर भी ड्रामे भी और फिल्में भी बनाएंगे, और बदर भाई के साथ होंगे। बदर भाई बड़ा मज़ा आया, और अभी आपका मेरा ख्याल से 2 या 3% हम लोगों ने बात करी। आपकी ज़िंदगी के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से आपके लोग सीख भी सकते हैं। इन दी एंड कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा फराज भाई बात करके, अब बड़ा मज़ा आया। ठीक है ना जी, तो जितना काम किया है हमने, बस वो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो बस आपकी मेहरबानी है, और क्या कर सकते हैं सर। बस बदर भाई हमारी तो दुआ है आपके लिए बस ये। लेकिन मैं वो जो अपनी दास्तान गोई वाला फ़न है पाकिस्तान में तो वो चलता है, यहाँ पर ना उसकी कमी है। मैं यहाँ पर इस मुल्क में रिवाइवल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर शोज तो जितने लोग इस टाइम देख रहे हैं, वो USA हो, कनाडा हो, अमेरिका के करीब, नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम बदर भाई को आपके मुल्क लेके आएंगे जी। और वहाँ पे ये जो आर्ट है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। एंड बदर साहब इंशाल्लाह दुनिया के बड़े हिस्सों से ये दास्तान गोई भी आएगी, बट साथ में स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए भी आप तैयार रहेगा भाई। आप अपनी बात ज़रूर करेंगे जी, ज़रूर करेंगे। बाकी आप तमाम लोगों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और हम हमेशा की तरह आपके मैसेजेस आते रहते हैं, इस दफ़ा भी मैसेज ज़रूर दीजिएगा, और बदर भाई का बताइएगा कैसे लगे, और कि इन जैसे शख्स के लिए हम लोगों को कितने हमारा खून बढ़ता है कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेज, चलता हुआ स्टेज ये छोड़ के उठ के आ गए कि नहीं, ये मैं अपने बच्चों को नहीं दिखा सकता, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और एक मोरल वैल्यूज़ के ऊपर खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और स्पेशली मैसेज ज़रूर करते रहिएगा। वर्ल्ड शो फराज अहमद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।